हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ललित घर छोड़कर जा रहा होता है और उसे उसकी पत्नी और माँ बार बार रोक रहे होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो सोचिए ना। अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मुझे अब अपने बारे में सोचना है। मैं तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मेरी पसंद से शादी नहीं हुई थी मेरी, जो मैं तुम लोगों के बारे में सोचूं। इसीलिए मैं अब और यहाँ नहीं रहने वाला। माँ जी, आप इन्हें कुछ बोलिए ना। ये तो कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ललित, तू क्यों ऐसे कर रहा है? अरे अगर मैं तेरी ज़बरदस्ती शादी भी करवा दे तो तेरी शादी तो हो चुकी है ना। तुझे अब अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो क्यों ऐसा कर रहा है? प्लीज़ माँ, मैं बस अपने बारे में सोच सकता हूँ, अपने परिवार के बारे में नहीं, जो कि आपने ज़बरदस्ती बनाया है। देखिए, आपको मुझसे नाराज़गी है तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकालिए ना। माँ जी को इस उम्र में क्यों छोड़कर जा रहे हो? अरे आप अपने बेटे हो, माँ जी आपकी माँ हैं। आपके बिना वो कैसे रहेंगी? ललित किसी की भी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। ललित के जाने के बाद उसके पीछे उसका परिवार बस आंसू बहाते रहता है। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? ललित जी तो हमें छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बहू, तू चिंता मत कर। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 4 रास्ते और खोल देता है। और बहू, तू अभी जवान है, तेरी उम्र ही क्या है? मेरे बेटे ने जो भी तेरे साथ किया वो तो बहुत गलत है। लेकिन अगर तू किसी दूसरे के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे अगर मैंने अपने पति को खुद से दूर होते हुए देखा है तो आपका बेटा भी तो था ना वो। हम दोनों एक ही मझधार में हैं। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। छाया अपनी सास के साथ जैसे तैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर रही होती है। कुछ दिनों बाद छाया की पड़ोसन झुमरी मटकते हुए आती हैं। आए हो दैया, तुम सास बहुरिया क्या कर रहे हो? झुमरी बहन, आप यहाँ कुछ काम था क्या ज़रूरी? जरूरी थोड़े ना है कि कोई काम हो तभी आए। हम तो ऐसे ही आ गए। वैसे ये बताओ, तुम्हारा घर बार कैसे चलाते हो तुम? पति नहीं है घर में, कमाने वाला कोई है नहीं, फिर कैसे चलता है? कहीं झुमरी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। घर के हालात बिगड़ते रहते हैं, जिस वजह से दोनों सास बहू काफ़ी परेशान हो जाते हैं। माँ जी, घर के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ना कुछ तो काम शुरू कर देना चाहिए। बहू तो सही कह रही है, लेकिन हम क्या काम कर सकते हैं? मुझे तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, हम अपना ही काम शुरू कर देते हैं ना। देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं खाना थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लेती हूँ, तो हम क्यों ना एक ठेले पर ही खाना बेचना शुरू कर दें। दोनों सास बहू बहुत बात कर रही थी कि तभी उनका मकान मालिक आ जाता है। याद दिलाने आया हूँ कि 2 महीने का किराया बाकी है। अगर इस महीने किराया नहीं मिला तो भूल जाना घर। हम आपके पैसे लेकर भागेंगे थोड़े ही। भाग सकते भी नहीं हो, पर अब मैं और समय नहीं दे सकता। मकान मालिक की बात सुनकर सास बहू और परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद छाया अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसे ठेले पर खाना तो बेच देंगे, लेकिन ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को बैठने के लिए भी जगह चाहिए होती है। पर अब हम क्या कर सकते हैं? हम ठेले पर थोड़ी ना लोगों को बैठा सकते हैं, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम कहीं दुकान की व्यवस्था करें। अरे माँ जी, आप ये कैसे भूल गई? हम वो वाली कुर्सी बना देते हैं जो फोल्ड हो जाती है और कम जगह लगती है। कुर्सी अपने ठेले के नीचे डाल देंगे और जब ग्राहक आएंगे तो उन्हें बैठाकर खाना खिला देंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे दोनों सास बहू का चलता फिरता ढाबा लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। चलता फिरता ढाबा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और देखने में भी कुछ अलग लग रहा है। अरे हाँ भाई साहब, अलग है तभी तो लोग आ रहे हैं ना। बताइए, आप क्या खाएंगे? जो आपके यहाँ पर सबसे अच्छा मिलता हो आप वही खिला दीजिए। वो आदमी बड़े चाव से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी झुमरी भी चश्मा लगाते हुए आ जाती है। अरे वाह भाई वाह, सास बहू का चलता फिरता ढाबा, ये तो हमारा मन मोह लिया। बिल्कुल सही कहा तुमने झुमरी बहन। अच्छा, तुम हमारे ढाबे में पहली बार आई हो तो बताओ क्या खाओगी? अरे हम तो सब कुछ खा लें, लेकिन ये बताओ पैसे तो नहीं लगेंगे ना? क्योंकि हम तो तुम्हारी पड़ोस में ही रहते हैं, और पड़ोसी लोगों से कोई पैसे थोड़े ना लेता है। अरे ठीक है भाई, तू फ्री में खा ले। इतना पटर पटर करती रहती है। बता क्या खाएगी?
झुमरी बड़े चाव से खाना खाती है और ऐसे ही दोनों सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं। लोगों में उनके ढाबे की काफ़ी। तभी वहाँ दोनों सास बहू अपना ढाबा लेकर घर वापस आ रही होती हैं। अरे शोभा, तुम्हारे चलते फिरते ढाबे के बारे में तो खूब प्रशंसा सुन रही हूँ। ये तो बस भगवान की कृपा है, वरना जिस तरह हमारे सर पर मुसीबत आई थी ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम कभी वापस खड़े हो पाएंगे। ये तो तुम दोनों सास बहू की हिम्मत है, वरना ऐसी स्थिति में तो हर कोई अपने आप ही तबाह हो जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है। काकी हिम्मत हारने वाले का तो सवाल ही नहीं था। इतनी कठिनाइयाँ जो थी। दोनों सास बहू भी घर आ जाते हैं और 1 महीने की पूरी कमाई को जोड़ती हैं। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, ये हमारी 1 महीने की कमाई है, वो भी बस तेरी वजह से संभव हो पाई है। अब आप रो मत, बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। मैं भी जानती हूँ कि हम कितनी मुश्किलों से यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब सब ठीक होगा। चलता फिरता ढाबा तो लोगों को पसंद आ ही रहा है, तो अब हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसी तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत करती हैं और चलता फिरता ढाबे वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं। कुसुम एक बहुत ही दिलदार औरत होती है। वो एक छोटे से गांव में अपने बेटे पूरब और अपनी बहू प्रतिभा के साथ रहती है, जहां कुसुम हर किसी की मदद करती है। कभी किसी बात का वो घमंड नहीं दिखाती और कुसुम काफी ज्यादा अच्छी मिठाई भी बनाती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन शोभा वहाँ आती है और कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, बड़ा मन हो रहा है तुम्हारे हाथ की मिठाई खाने का। अगर मिठाई मिल जाती तो मजा आ जाता। अभी तो खत्म हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। बस मेरे लिए तुम अलग से मिठाई बनाने जा रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें मिठाई इतनी अच्छी लगती है, तुम यहाँ मिठाई खाने आई हो तो बनाने में कैसी परेशानी। मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। कुसुम जल्दी से मिठाई बनाती है और शोभा को खाने के लिए भी दे देती है और एक डब्बे में बंद कर देती है। शोभा मिठाई खाकर कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, तुम्हारी मिठाई का तो कोई जवाब नहीं है, बहुत स्वाद बनाती हो तुम। हाँ तो मना किसने किया है, खाओ ना। मैंने तुम्हारे लिए एक डब्बे में भी पैक कर दिया है, जाते समय अपने घर के लिए भी लेती जाना। ठीक है। वैसे कुसुम, जब तुम इतनी अच्छी मिठाई बना लेती हो, जानती हो तुम्हारी मिठाई लगभग सबको पसंद भी आती है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपना एक ढाबा ही खोल लो ना, मिठाई बेचो, कितना सही रहेगा ना। हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं, बात करके देखूंगी परिवार में, अगर सबको ठीक लगेगा तो खोल लूंगी ढाबा। कुसुम अब अपने घर में सारी बात बताती है और अपनी माँ की बात सुनने के बाद पूरा बोलता है, माँ, अगर आपको ठीक लगता है तो खोल लो ढाबा। वैसे भी आपकी मिठाई तो सच में बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लोगों को पसंद है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि आप ढाबा खोल लो। हाँ माँ जी, मुझे भी यही सही लग रहा है, मैं भी आपके साथ हूँ। आप अब ढाबा खोल ही लो। आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि आपका बहुत मन है ढाबा खोलने का। माँ जी, हमारी तरफ से बिल्कुल भी ना नहीं है। आपकी सच में दिल से इच्छा है तो कर लो अब ये नया काम शुरू। अपने परिवार से बात करने के बाद आसपास के लोगों से भी सलाह मशवरा लेते हैं, जिसके बाद अब कुसुम अपना ढाबा खोल लेती है। एक ही हफ्ते में कुसुम का ढाबा काफी अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन दूसरे गांव से एक आदमी आता है और वो कुसुम से बोलता है, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है क्या, है ना? जी जी, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है। बताइए आपको क्या काम है? वो मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैंने आपके ढाबे की मिठाई के बारे में काफ़ी सुना है कि आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए मैं भी यहाँ मिठाई लेने ही आया हूँ। ज़रा मेरे लिए 5 किलो कलाकंद पैक कर देना। एक ही हफ्ते में कुसुम का मिठाई ढाबा काफी प्रसिद्ध हो जाता है। दूर दूर से लोग अब वहाँ मिठाई लेने, मिठाई खाने आ रहे थे। कुसुम भी अब काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। पूरब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है, 4 दिन बाद उसको पहुँचाना है मुझे। सच में माँ, आपका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने दिल से काम शुरू किया था ना, अब लोगों को आपका काम बहुत पसंद भी आ रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। ये सब तो भगवान की कृपा है। काम काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन निकलते दिन के साथ अब कुसुम की मिठाइयों का स्वाद बिगड़ने लगता है। एक बार ग्राहक आकर कुसुम को सुनाते हुए बोलता है,
अरे ये क्या है, इतनी बेस्वाद मिठाई? मैंने आपके ढाबे का बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब जब आपकी मिठाई खा रहा हूँ तो मुझे वही लग रहा है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। इतना खराब स्वाद है। बंद कर लो अपना ढाबा, लोगों को पागल बनाना बंद करो। काम अब धीरे धीरे खराब होने लग रहा था। काफी शिकायत भी आने लगती है, लेकिन अब कुसुम कंजूसी करके मिठाई बनाने लग रही थी। ये देखकर प्रतिभा बोल रही है, माँ जी ये क्या है, आप इतनी कंजूसी से मिठाई में चीनी डाल रही हो। आपको पता है ना, कुछ दिनों से हमारा ढाबा बहुत खराब चल रहा है, कितनी शिकायत आ रही है, फिर भी आप इतनी कम चीनी क्यों डाल रही हो। कुसुम अपनी बहू के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। दिन पर दिन कुसुम की कंजूसी बढ़ती ही जा रही थी। खराब और सस्ती चीजों का इस्तेमाल करने लगती है अब कुसुम। दूध में पानी मिला रही थी ताकि पैसे बचे। ये सब प्रतिभा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने पति से बोलती है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कुछ दिनों से देखा है कि माँ जी कंजूसी करने लगी हैं अब। माँ जी जो कि कभी कंजूसी करती नहीं थी, अब वो सड़ा हुआ खराब सस्ता सामान इस्तेमाल कर रही है ताकि पैसे बचे। और माँ जी का बर्ताव भी पहले से बहुत बदल गया है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। माँ जी अब किसी से ठीक से बात तक नहीं करती हैं। हाँ, कुछ दिनों से तो मुझे भी माँ का बर्ताव बहुत अलग अलग लग रहा है, लेकिन मुझे पहले ये लग रहा था कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। अब पता चला कि तुम्हें भी यही लग रहा है। जरूर कोई तो बात है, तभी माँ ऐसे बर्ताव कर रही है। पूरब और प्रतिभा दोनों ही हैरान थे कि अचानक से कुसुम को हुआ क्या है। कुछ दिनों बाद कुसुम ढाबे के सारे पैसे लेकर अपनी तिजोरी में रखती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, सारे पैसे मेरे और किसी को मुझ पर कोई शक भी नहीं होगा कि मैं असली कुसुम हूँ भी या नहीं। और असली कुसुम तो बेचारी वहाँ अपने दिन गिन रही है। प्रतिभा सारी बातें सुन लेती है। ओह, इसका मतलब मेरा शक सही था। ये मेरी सास नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जो मेरी सास बनकर यहाँ आ गई है। लेकिन अगर अभी मैंने कुछ किया तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरी सास कहाँ है। मुझे शांत रहना पड़ेगा सच का पता लगाने के लिए। प्रतिभा अब बस अपनी बहरूपिया सास के ऊपर नजर रखते हुए कुछ दिनों बाद सबके सो जाने के बाद वो बहरूपिया घर से बाहर निकलती है और एक पुराने गोडाउन में जाती है जहाँ असली कुसुम को किडनैप करके रखा गया था। तब बहरूपिया अपना मास्क निकालती और हंसने लगती है। देखा, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मैं लोगों को मिठाई बेच रही हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हूँ। तेरे परिवार को ही मुझ पर शक नहीं हुआ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो क्या है ना, मुझे पैसों से बहुत प्यार है और तुम्हारा नया ढाबा जो है ना वो भरपूर पैसे कमा रहा था, तो बस मुझसे वो देखा नहीं गया। इसीलिए मैंने शहर से तुम्हारी शक्ल का ही मास्क बनवाया और तुम्हें किडनैप कर लिया। प्रतिभा सब कुछ सुन लेती है और पुलिस और बाकी गांव वालों को बुलाकर बहरूपिया का पर्दाफाश कर देती है। तुमने ये प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगी। देख लिया, मेरी सास नहीं बल्कि ये बहरूपिया है जिसने मास्क के पीछे ये सब किया। प्रतिभा बहरूपिया को सजा दिलवाती है और अपनी सास को सही सलामत घर वापस लाती है और आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है। रौनकपुर कहकर एक गांव में गरीब सुधा अपने अपाहिज पति विश्वनाथ और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहती है। वो एक अमीर घराने में काम करने जाती है। उस अमीर आदमी का नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र अपनी बीवी मीनाक्षी और छोटे बेटे कृष के साथ रहता है। उनका खाद का व्यापार होता है। ओ सुधा रानी, यहाँ आराम फरमाने आती हो या काम करने? आंगन में ही धूप सेकती रहोगी तो हो गए सारे काम जल्दी से। नहीं नहीं मेम साहब, मैं तो बस पौधों को पानी डाल रही थी। वो माली आज छुट्टी पर है ना। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन सारे काम जल्दी जल्दी करो। बहुत धीरे धीरे काम करती हो तुम। ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे ही काट दूंगी, समझी तू? नहीं नहीं मेम साहब, मैं सारे काम करूंगी ठीक से, आप चिंता मत कीजिए। बस वो पिछले हफ्ते से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, वो सब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे बहाने सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। हाँ, आधे घंटे बाद मेरे कमरे में मेरा खाना भिजवा देना। जी जी ठीक है मेम साहब। मीनाक्षी और राजेंद्र घर के गरीब नौकरों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब गणेश उत्सव का पावन पर्व आने वाला होता है, तभी
जी, इस बार तो हम पूरे घर को एकदम आलीशान तरह से सजाएंगे, देखने वाला देखते ही रह जाएगा। और मूर्ति भी एकदम सुंदर और महंगी लाएंगे। हाँ हाँ मीनाक्षी, मेहमानों को लगना भी तो चाहिए कि हम कितने अमीर हैं। तुम चिंता मत करो, मैं खर्चे में कोई कमी नहीं करूंगा। हम बहुत राजसी तरीके से मनाएंगे इस बार का गणेशोत्सव। तभी वहां सफाई कर रही सुधा राजेंद्र और मीनाक्षी से कहती है, साहब, मेम साहब, मुझे भी अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करनी है। मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? उन्हें आप तनख्वाह में काट लेना। चिंटू बहुत जिद करेगा और मेरा भी मन है बहुत गणेश जी को घर पर लाने का। नहीं, हम तुम्हें तनख्वाह की तारीख से पहले 1 रुपए नहीं देंगे। हाँ, जाओ जाकर काम करो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। साहब, मेम साहब, ऐसा मत कहिए। गणेश उत्सव है, जैसे आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करोगे, ठीक उसी तरह मुझे भी करनी है। बस पैसे हाथ में नहीं है इस बार थोड़ा। तो अब हम क्या करें? हमें कुछ नहीं पता, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन मेम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा और निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। फालतू का दिमाग खाती रहती है बेवकूफ कहीं की। मीनाक्षी और राजेंद्र दोनों ही सुधा को पैसों की मदद करने से इनकार कर देते हैं। घर जाकर जब सुधा का बेटा चिंटू उससे पूछता है, मामा, हम इस बार गणेश जी की स्थापना करेंगे ना घर पर? आपने पिछले साल मुझसे वादा किया था। अब आप अपना वादा निभाना होगा आपको। हाँ, मुझे भी गणेश उत्सव मनाना है, खीर और मोदक खाना है। हम एकदम धूमधाम से मनाएंगे गणेश उत्सव। हाँ, मुझे माफ़ कर देना बेटा, हम इस बार गणेश उत्सव इतनी धूमधाम से नहीं मना पाएंगे जैसे तू चाहता है। ये सुनकर चिंटू बहुत निराश हो जाता है। अगले दिन जब सुधा राजेंद्र और मीनाक्षी के बंगले की छत पर सफाई कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उनका बेटा क्रिश छत पर खेलते खेलते गिरने वाला होता है। क्रिश! क्रिश! सुधा फौरन अपना काम छोड़कर क्रिश को बचाने जाती है और वक्त रहते ही वो उसे छत से गिरने से बचा लेती है। क्रिश, बेटा आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं सुधा आंटी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू आंटी। तभी वहां पर राजेंद्र और मीनाक्षी आते हैं और क्रिश अपने माता पिता को बताता है कैसे सुधा ने वक्त रहते ही उसकी जान बचाई। क्या कह रहे हो? इस सुधा ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ डैडी, मेरा पैर स्लिप होने वाला था, लेकिन इन्होंने मेरी जान बचा ली। सुधा आंटी बहुत अच्छी है। कुछ अच्छी नहीं है ये बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है। इसी ने तुम्हें यहाँ गिराने की कोशिश की होगी ताकि ये हमारी नजरों में अच्छी बन सके। मीनाक्षी एकदम सही कह रही है कृष बेटा। इस 2 कौड़ी की नौकरानी की ये चाल हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसे लगा होगा कि हम इसकी इस हरकत से खुश होकर इसे पैसों की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। साहब, ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? आखिर मैं पैसों के लिए ये सब क्यों करूंगी? आप दोनों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, ना ही पैसों का लालच। अरे चुप रह तू। अच्छे से जानते हैं हम तुम जैसे गरीब और गंवार लोगों को, अमीरों को कैसे अपने झांसे में फंसाते हो तुम लोगों ने इसमें महारत हासिल की होती है, लेकिन हम तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाले, समझी तुम? चलो निकलो अब यहाँ से, और कल से मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। हम नई काम वाली रख लेंगे। ऐसा मत कीजिए मेम साहब, अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगी? आप तो जानती ही है ना कि मेरे पति अपाहिज है और मेरा एक छोटा बेटा है। साहब समझाइए ना मेम साहब को, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुमने सुना नहीं मीनाक्षी ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे। बेचारी सुधा को अपनी गलती ना होने के बावजूद भी वहां से निकलना पड़ता है। वो रोते हुए घर जाती है। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ऊपर से ये सब देख गणेश जी को बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूं सुधा, तुम मेरी भक्त हो और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। सुधा निराश ना होकर अपने हाथों से गणेश जी की प्रतिमा बनाने लगती है। सुधा, तुम्हारा काम छूट गया है, फिर भी तुम इतना मुस्कुरा रही हो। जी, क्योंकि मैं जानती हूँ
मेरे गणेश जी ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं रही है और गणेश जी को अपने इस भक्त की मदद करनी ही होगी। सुधा को अपने गणेश जी पर पूरा भरोसा था। वो साधारण रूप से ही सही लेकिन घर में फूलों की सजावट करके गणेश जी की स्थापना करती है और थोड़ी सी खीर और मोदक बनाती है। माफ़ करना चिंटू, राशन ना होने के कारण मैंने सिर्फ ये 1 कटोरी खीर और 2 मोदक ही बनाए हैं। कोई नहीं, कोई बात नहीं माँ, आज गणेश जी का दिन है, आप ही उन्हें भोग लगा दीजिए, उनका पेट भरने से मेरा भी भर जाएगा। मेरा बच्चा। कितना समझदार हो गया है तू बेटा। गणेश जी तुझे बहुत सारी खुशियां और सफलता दे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद पापा, मेरी तो बस यही कामना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आता है और वो खीर और एक मोदक मांगता है। आज गणपति बप्पा का दिन है, मुझे भी उनका प्रसाद दे दे। 2 चम्मच खीर और 1 मोदक मिल जाता तो मेरा मन तृप्त हो जाता बेटी। खीर और मोदक दोनों भी थोड़े ही हैं, कोई बात नहीं, आइए ना काका, अंदर आइए, थोड़ी खीर और 1 मोदक है, खाइए। सुधा उस भिखारी को घर में बुलाकर उसे खीर और मोदक देती है, जिसे खाने के बाद वो भिखारी गणेश जी में परिवर्तित हो जाता है। ये देख तीनों के होश उड़ जाते हैं और तीनों गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी आप? ये तो चमत्कार ही हो गया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। मेरी भक्त पीड़ा में होकर भी उसने मेरी स्थापना की, मुझे खीर और मोदक का भोग चढ़ाया। सच में मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूं सुधा। धन्यवाद गणेश जी। ये लो, ये तुम्हारे लिए। गणेश जी के इतना कहने से अचानक सुधा का कच्चा मकान एक आलीशान महल में बदल जाता है और साथ ही विश्वनाथ भी ठीक हो जाता है। ये परिवर्तन देख सभी चकित हो जाते हैं। धन्यवाद गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गणेश जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं और जहां एक तरफ गरीब सुधा और उसका परिवार अमीर हो जाता है, वहीं राजेंद्र और मीनाक्षी का बिजनेस ठप पड़ जाता है और वो गरीब हो जाते हैं। गणेश जी अपने भक्त के साथ इंसाफ करके बुरे लोगों को सजा दे देते हैं और फिर सुधा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।